नमस्कार। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर आयोजित की गई टेस्ट परीक्षा का हल लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM होगा। तो हमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो चलिए देखते हैं। हम 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये और फिर हमने इसमें भी दिया 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नम, फिर 3 का दिया तो 3 एकम 3, फिर यहां पर 2 छिंग, फिर 2 का दिया तो 15 बार, फिर 3 का दिया 5 बार, 5 एकम 5। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। हम यहाँ पर तीनों के 6 बराबर हुआ 2 गुणा 3, 72 बराबर हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यहां पर हमें यह देखना है कि घातों के क्रम में हम यदि इसे देखें तो समान पद जो सब में है, देखिए यहां पर 2 की घात 3 है, और यहां पर भी 2 की घात 3 है, और यहां पर 2 की घात 1 है। तो हमें HCF में ये लेना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। तो HCF हमारा, अब यहां पर ये 3 की घात यहां पर 1 है, यहां 2 है और यहां 1 है। तो 2 की न्यूनतम घात 2, और 2 की न्यूनतम घात 2 की घात 1, और 3 की न्यूनतम घात कितनी है? यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो हम 1 लेंगे। तो हमारा HCF हमें प्राप्त हुआ 6। इसी प्रकार हम LCM निकालेंगे। LCM देखिए कैसे निकालते हैं। हमें ये जो गुणनखंड हैं, इन गुणनखंडों में हर संख्या की उच्चतम घात को हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो 2 की उच्चतम घात इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हम 3 ले लेते हैं। 3 की उच्चतम घात इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 3 की घात 2 ले लेते हैं। और 5 की यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, तो 5 की उच्चतम घात 1 हो गई। तो LCM हम सीधे सीधे क्या निकाल लेंगे? 2 की घात 3 मतलब 8 गुणा 3 तिया 9 और 5, तो 9 पाना 45 और 45 अट्ठे 360। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, HCF 6 और LCM 360। विकल्प नंबर 2 है कि यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा हमने करके देखा है कि शून्यकों का जब हम गुणा करते हैं तो वो अचर पद बटे x वर्ग के गुणांक के बराबर आता है। अतः यहां पर अल्फा इंटू बीटा का मान c बटे a होगा। हमारा तीसरा विकल्प है द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे। इसके जब हम शून्यक करेंगे तो x वर्ग धन 7x धन 10 को ऐसे दो भागों में हमें तोड़ना है कि जिनका योगफल 7 हो और गुणनफल 10 हो। जैसे हम 2 और 5 के भागों में यदि हम तोड़ें, 10 के हम अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लें तो ये होता है। तो हमारे पास संख्याएं हैं 2, 5 और 1। तो 2 का हम 1 से गुणा कर दिया हमने, और 5 और 2 यदि हम इसे तोड़ लें तो देखिए क्या बनेगा। ये x वर्ग धन मध्य पद को हमने इस तरह से छोड़ दिया, धन x धन 10, ये वाला धन का चिन्ह यहां पर आना है। तो हम यहां पर ऐसी दो संख्याएं लिखेंगे जिनका योग 7 होगा। वो दो संख्याएं 5 और 2 हैं, और 5 और 2 का गुणा जब हम करेंगे तो 10 होगा। x वर्ग धन 5 x धन 2x धन 10, 2 के हम जोड़े बना लेंगे तो x बराबर x धन 5 धन 2 x धन 5, और फिर जब हम x धन 5 और को कॉमन ले लेंगे तो x धन 2, और जब x धन 5 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 5, और x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 2 प्राप्त होगा। इस तरह से दो शून्यक हमारे यहां पर दो शून्यक हमारे हैं ऋण 5 और ऋण 2। विकल्प नंबर 4 है दो चर
वाले रैखिक समीकरण युग्म x धन 2y ऋण 4 बराबर 0, 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समान रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं समांतर हैं या रेखाएं संगत हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमें देखना है कि इनके गुणांकों के अनुपात किस तरह से हैं। x के गुणांकों के अनुपात हैं यहां पर 1/2, y के गुणांकों जिसे हम a1/a2 लिख सकते हैं, b1/b2 y के गुणांकों के अनुपात हैं 2/4 जिसे हम काटकर 1/2 लिख सकते हैं, c1/c2 जो अचर पदों के मान है ऋण 4 और ऋण 12 जिसे हम हल करके 1/3 लिख सकते हैं। तो इन तीनों में क्या संबंध है? इन तीनों में संबंध है a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं c1/c2। तो इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि रैखिक समीकरण युग्म की जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। यदि पहले और दूसरे अनुपात बराबर हैं किंतु तीसरे अनुपात बराबर नहीं है, यदि पहले और दूसरे अनुपात ही बराबर ना होते तो रेखाओं के एक अद्वितीय हल होता, और यदि तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो रेखाओं के अनंततः अनेक हल होंगे। ये तीनों स्थितियां हमें याद रखना है बच्चों। विकल्प नंबर 5 है रैखिक समीकरण, ये हमें दिए हुए हैं x धन y बराबर 14, x ऋण y बराबर 4 का हल होगा। इसे हम हल करेंगे तो देखिए यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल हो जाता है, 2x बराबर हो जाता है 14 और 4 18, x बराबर 18/2, x का मान हमें 9 प्राप्त होता है। x के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर ये हम रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x का मान हो जाएगा 9, y का मान 14, सॉरी दोनों का योग 14, तो y बराबर हो जाएगा 14 ऋण 9, y बराबर 5। तो आंसर हमारा सही विकल्प हो जाएगा x का मान 9 और y का मान 5। तो अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है एक द्विघात समीकरण में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि। मूलों की प्रकृति के बारे में बता दूं मैं कि विविक्त कर से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, b² - 4ac से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। यदि यह बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होता है, दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं यदि विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है। यदि विविक्त कर का मान 0 के बराबर है तो दोनों मूल वास्तविक किंतु समान होते हैं, वास्तविक किंतु समान होते हैं। यदि पहला मूल 2 है तो दूसरा मूल भी 2 ही होता है। यदि विविक्त कर का मान 0 से भी छोटा हो, ऋणात्मक में हो, तो हम कह देंगे कि समीकरण के मूल अधिकल्पित होंगे, अवास्तविक होंगे। तो अभी हमें वास्तविक की 2 स्थितियां हैं, वास्तविक की ये 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति में वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं, दूसरी स्थिति में वास्तविक एवं समान होते हैं। तो वास्तविक एवं भिन्न की स्थिति कौन सी है वो हम यहां लिख देंगे खाली स्थान में, b² ऋण 4ac > 0। दूसरा विकल्प लेते हैं, समीकरण 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करना है। हमें इस विविक्त कर का मान ज्ञात करना है। तो विविक्त कर d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए b के स्थान पर x का गुणांक हम लेते हैं, x का गुणांक यहां पर 1 है, 1 का वर्ग ऋण 4, a के स्थान पर x वर्ग का गुणांक हम ले लेते हैं, और c के स्थान पर अचर पद कितना है, ऋण 6 है। इसको हम हल कर देते हैं तो 1 का वर्ग 1, ऋण ऋण 2 बार होने की वजह से धन, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48। यहां पर हमें विविक्त कर का मान 49 प्राप्त होता है, तो यहां हम लिख देंगे विकल्प खाली स्थान नंबर 2 में 49। तीसरा खाली स्थान है हमारा समांतर श्रेणी 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 में सार्वांतर कितना है, d का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां प्रथम पद a बराबर 1 है, और d कैसे ज्ञात होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए, ऋण 2 प्राप्त हुआ, या तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा दीजिए, यहां पर भी हमें ऋण 2 प्राप्त होता है। तो सार्वांतर कितना प्राप्त हुआ, ऋण 2।
चौथा खाली स्थान हम लेते हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। यदि किसी प्रयोग हम कर रहे हैं तो उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। सबसे अधिक मान प्रायिकता का 1 होता है और सबसे कम मान 0 होता है। यहां पर कोण ए वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360। अब थीटा कोण के स्थान पर कौन है? कोण के स्थान पर ए है, तो ए बटे 360 पाई आर वर्ग। आर त्रिज्या है यदि, तो पाई त्रिज्या का वर्ग हम लिख दें या पाई आर वर्ग लिख दें। यह है थीटा कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का आधा होता है। ये वृत्त और उसका व्यास ये तो त्रिज्या का दुगना होता है, अर्थात यह कथन असत्य है। पहला कथन हमारा आ गया असत्य। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दुनिया में आप कहीं भी समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 अंश ही होती है। छोटा हो बड़ा हो तो समबाहु त्रिभुज समरूप बिल्कुल होते हैं, क्योंकि कोण 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 समरूपता उसमें हमेशा सिद्ध स्वयं सिद्ध होती है। तो यहां पर ये हो गया हमारा सत्य। तीसरा है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये है वृत्त की स्पर्श रेखा, और वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, वास्तव में होती है। तो ये हो गया हमारा सत्य। तीसरा हमारा हो गया सत्य। अब हम चौथे विकल्प पर आते हैं, चौथे क्वेश्चन पर आते हैं कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। हाँ, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये वाली जो रेखा होती है, ये होती है दृष्टि रेखा। तो यह भी हमारा सत्य है। अब हम लेते हैं पांचवा विकल्प। पांचवा क्वेश्चन है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। कोई बिंदु है और उसकी हमें x अक्ष से दूरी निकालना है, तो वास्तव में x अक्ष से वो कितनी दूरी पर है? मान लो वो x अक्ष से ये 4 इकाई की दूरी पर है, तो वो वास्तव में y निर्देशांक के बराबर होती है। किसी ये वाली जो दूरी है वो y निर्देशांक के बराबर होती है ना, लेकिन यहां पर दिया है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाती है क्या? असत्य है, यह असत्य है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 4। पहला प्रश्न है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा, यहां पर हमें यह 2 ही ऐसा आंकड़ा है नजर आ रहा है जो 3 बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है। तो सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ों की संख्या हमें नहीं लिखना है, सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा ही बहुलक कहलाता है। तो यह आंकड़ा कौन है? 2 है। सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा 2 है। वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक का सूत्र क्या है? ये तो अवर्गीकृत आंकड़े का हमने बहुलक निकाला। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक यदि हमें निकालना है तो z बराबर L धन F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां पर L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवृत्ति, फिर से F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवृत्ति, F2 बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की आवृत्ति होती है, और H वर्ग अंतराल होता है। बहुलक वर्ग का निर्धारण सर्वाधिक बारंबारता वाले वर्ग को चुनकर किया जाता है। अब हम लेते हैं तीसरे नंबर में, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है? यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल परिणाम हेड और टेल प्राप्त होते हैं, उनकी संख्या 2 प्राप्त होती है। तो हमें एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता हमें चाहिए, तो ऐसा इवेंट हमें खोजना पड़ेगा जिसमें केवल चित्त प्राप्त करने पर ही हमारी जीत हो।
तो E बराबर H हो गया, नंबर ऑफ E यहां पर 1 हो गया है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी P बराबर NE बटे NS। तो यहां पर NE का मान है 1 और NS का मान है 2, तो प्रायिकता होगी 1/2। यहां पर हमें केवल लिखना है कि प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी। गोले के पृष्ठ का सूत्र क्या है? गोले के पृष्ठ का सूत्र है 4 पाई r वर्ग, जहां r वृत्त की गोले की त्रिज्या है। यहां पर स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं पूछा है। स्पर्श रेखा और वृत्त के, ये देखिए स्पर्श रेखा हमने ये खींच दिया और वृत्त का और स्पर्श रेखा का ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए अब ले लेते हैं प्रश्न नंबर 5। सही जोड़ी बनाइए। तो हमारे पास स्तंभ A और स्तंभ B दिया हुआ है, हमें इसकी सही जोड़ी तैयार करना है। हम हल लिखते समय ये स्तंभ B को लिखें, यह आवश्यक नहीं है, स्तंभ A लिखना है और सीधे सही उत्तर लिखना है। आपको समझाने के लिए मैंने यहां स्तंभ B भी लिखा है। कौशिक वर्ग थीटा -1, तीसरी सर्वसमीका हमारी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यदि हम 1 का पक्षांतर कर देंगे तो कॉसेक वर्ग थीटा -1 वास्तव में किसका मान होगा? तो कॉट वर्ग थीटा का मान होगा। तो कहां है हमारा कॉट वर्ग थीटा? ये है हमारा कॉट वर्ग थीटा, इसका हम यहां इस्तेमाल कर लेंगे। कॉट वर्ग थीटा, कॉसेक वर्ग थीटा -1 के सामने क्या आ गया है सही उत्तर के रूप में? कॉट वर्ग थीटा। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा, ये तो हमारी दूसरी सर्वसमीका है और इसका मान होता है सेक वर्ग थीटा। तो सेक वर्ग थीटा आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के सामने। 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, इसी प्रकार यदि हम साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 हमारी पहली सर्वसमीका है। यदि हम यहां पर कॉस वर्ग थीटा का यदि पक्षांतर कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा प्राप्त होता है, जिसका मान है साइन वर्ग थीटा। ये साइन वर्ग थीटा का भी हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब tan 45 अंश का मान क्या है? tan 45 अंश का मान होता है 1, तो ये हमने इसका भी इस्तेमाल कर लिया है। अब हमारे पास बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इस्तेमाल करने के लिए 3 विकल्प हमारे पास बचे हैं, लेकिन साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है tan थीटा। तो ये हमारे यहाँ पर सही जोड़ी बनकर तैयार हो जाती है। हमें परीक्षा में केवल स्तंभ A और सही उत्तर बस लिखना है। नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं गणित सुपर टेस्ट क्रमांक 2 का संपूर्ण हल हम इस वीडियो में समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 96 एवं 404 का HCF होगा। सोचिए क्या होगा? 4। दूसरा प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। क्या होगा? c बटे a। तीसरा विकल्प लेते हैं, निम्न में से कौन सी ज्यामितीय आकृतियां सदैव समरूप होती हैं? सभी वर्ग, सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। चौथा लेते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 x 0 0 y या x y, तो इसका उत्तर है 0 0। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को बिंदु C 3:2 में विभाजित करता है तो AC की माप क्या होगी? तो AC की माप होगी 6 सेंटीमीटर। अब लेते हैं विकल्प नंबर 6 है, R त्रिज्या एवं A केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र है। तो इसका सही उत्तर है A बटे 360 2 पाई R। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो समीकरण निकाय A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 तथा A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 के अनंततः अनेक हल होंगे।
इस स्थिति में अनंततः अनेक हल होंगे। दूसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा? b वर्ग ऋण 4ac। विविक्त कर होता है b वर्ग ऋण 4ac। तीसरा है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। खाली स्थान 4 है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। पांचवा है, शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r वर्ग h घन इकाई होता है। और छठवा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध क्या है? संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। पहला है, एपी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। बिल्कुल सत्य है। परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार शांत है। यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या 64/455 को जब हम हर के गुणनखंड करेंगे तो 2 एवं 5 के अतिरिक्त भी गुणनखंड प्राप्त होंगे। अतः यह दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत आवर्ती है, इसलिए हम इसे असत्य कहेंगे। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। चौथा नंबर लेते हैं, समीकरण x धन 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2 होगा। x बराबर 1 और y बराबर 2 यदि हम रखेंगे तो बराबर में 5 आएगा, अर्थात यह सत्य है। एक पासे को फेंकने पर एक विषम अंक आने की प्रायिकता 1/2 होती है। यह भी सत्य है, क्योंकि विषम अंक होते हैं 3 और पासे को फेंकने पर कुल परिणाम होते हैं 6, तो 3/6 अर्थात 1/2 यह सत्य है। छठवां नंबर है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए केवल उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या खींचते हैं और उस बिंदु पर त्रिज्या की लंब रेखा खींचते हैं। यह भी सत्य है। अब हम पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। स्तंभ अ से स्तंभ ब की हमें सही जोड़ी मिलाना है, तो सही जोड़ी बनाइए। इसमें सबसे पहले नंबर में है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसके सामने 1/cos थीटा लिखा है, इसकी सही जोड़ी है डी नंबर में 1। फिर सेकंड नंबर पे है सेक 60 और इसकी सही जोड़ी है 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की सही जोड़ी है कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की सही जोड़ी है टेन स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा की सही जोड़ी है 1/cos थीटा और टेन 30 अंश की सही जोड़ी है 1/करणी 3। इस तरह से हम सही जोड़ी वाला ऑप्शन तैयार करते हैं। सबसे पहले स्तंभ अ लिखते हैं और उसके बाद हम सही उत्तर या सही जोड़ी लिख देते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि b वर्ग लेस देन 4ac। अर्थात है कि हम इसमें लिख सकते हैं b वर्ग ऋण 4ac इज लेस देन 0 या विविक्त कर का मान 0 से कम हो। दूसरा प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा जिसका प्रथम पद a एवं सार्वंतर d है। तो चलिए हम ले लेते हैं nवां पद बराबर a धन n-1d। अब हम लेते हैं नंबर 3, r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r वर्ग इकाई, यह हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। नंबर 4 है,
दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 होगा, क्योंकि 4πr1² अपॉन 4πr2²। तो त्रिज्या जो कि हमारी 4:3 या 4 और 3 प्राप्त होगी, उसे हम जब r² के रूप में लिखेंगे तो 4 का वर्ग 16 अनुपात 3 का वर्ग 9 प्राप्त होगा। अब हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे आंकड़ों का योग हो जाता है 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो आंकड़ों का योग हो गया 15, और चूंकि उनकी संख्या है 5, तो 15/5, तो समांतर माध्य हमें प्राप्त हुआ 3। इसी प्रकार अब 6वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? तो हम यहां पर क्या करेंगे, रेशमा द्वारा जीतने की प्रायिकता हमें निकालना है ना, क्योंकि दोनों के जीतने की प्रायिकताओं का योग तो 1 है। तो 1 में से हम संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता को घटा देंगे, तो हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है।